हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी 8 MCQs की सीरीज़ है और यहाँ पर हम चुनिंदा 8 MCQs डिस्कस करते हैं जो कि पिछले दिनों न्यूज़ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के रूप में आए हैं। ठीक है, और इन टॉपिक्स में से आपके लिए जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन सकते हैं, हम उसी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बनाकर लेकर आते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में ना आपसे कभी भी न्यूज़ खबर ये कभी नहीं पूछे जाते, हमेशा ही उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस MCQs जो GS का पार्ट है, आपका जो सिलेबस है वो जो बनता है वो चीज़ पूछी जाती है, खबरें कभी नहीं पूछी जाती। तो हम लोग भी जो पिछले दिनों इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रहे उनसे जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट आपके पेपर में आ सकते हैं, तो हमारी ये सीरीज़ वही सीरीज़ है, ऐसे ही क्वेश्चंस की सीरीज़ है। और इसमें आपको फ़ायदा ये होता है कि आपका करंट अफेयर जो है वो भी कवर हो जाता है, प्लस उससे रिलेटेड जो GS के MCQs बनते हैं वो कवर हो जाते हैं। और मानो कभी आपने न्यूज़पेपर या फिर आपने न्यूज़ एनालिसिस नहीं भी सुना, ठीक है ना, तो वो हमारी वीडियोस से आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग वही चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एज़ पर द डाटा रिलीज्ड बाय सिप्री, रिसेंटली टॉप स्पेंडर कंट्रीज़ इन द मिलिट्री। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च में शीर्ष पर रहने वाले देश कौन से हैं? अब देखो यहाँ पर सिप्री रिपोर्ट की बात हुई है। अब खबर ये थी कि सिप्री रिपोर्ट ने कहा है कि जो हमारा भारत है ना, इंडिया, वो जो है वो मिलिट्री मतलब सैन्य खर्चे में 4th पोजीशन पर है। ठीक है, मतलब 3 देश ही इससे पैसे पहले रह गए हैं और 4th नंबर पर हमारा इंडिया आता है, जो कि बहुत सारा पैसा खर्च करता है अपनी मिलिट्री के ऊपर। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी खबर है, इसलिए हम इससे यहाँ पर लेकर आए हैं। अब देखो इसका जो आंसर होगा, तो वो आंसर जो है, क्योंकि यहाँ पर टॉप स्पेंडर पूछा है, तो टॉप स्पेंडर में हमारा आंसर है USA, चाइना, रशिया और इंडिया। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन खर्च करता है? USA करता है, 2nd नंबर पर चाइना करता है और 3rd नंबर पर USA और 4th नंबर पर है इंडिया, जो कि हमने आपको बता दिया है। तो सबसे पहले तो आपको सिप्री की फुल फॉर्म आनी चाहिए कि सिप्री की फुल फॉर्म है क्या। तो वो आपकी फुल फॉर्म है स्टॉकहोम। क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल। ठीक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस और फिर है रिसर्च, ठीक है, इंस्टीट्यूट। तो ये पता होना चाहिए सिप्री की फुल फॉर्म। तो ये हमने पढ़ लिया, पहला पॉइंट हमारा हो चुका है। ठीक है, अब देखिए, अब इसी के अंदर ये भी बताया गया है कि जो पूरा ग्लोब है, पूरा जो विश्व है, उसमें 7% का इंक्रीमेंट हुआ है इसी चीज़ में, मिलिट्री एक्सपेंडिचर में। अगर हम पूरे ग्लोब की बात करें तो हमारे जो विश्व है उसके अंदर बहुत सारे देश हैं, है ना, विश्व के अंदर। तो पूरे अगर हम मुग्गम बात करें तो वहाँ पर 7% का इंक्रीज़ हुआ है इनके खर्चे में, सैन्य खर्च में। ठीक है, सैन्य मतलब हो गया कि मिलिट्री में। अब देखो, अब इस छोटी सी 2 पॉइंट को डिस्कस करके आपको क्या लग रहा होगा? आपको ये लग रहा होगा कि देखो भैया कि हमारा जो विश्व है, दुनिया जो पूरी है, उसके अंदर शांति यानी कि पीस और सिक्योरिटी जो है बहुत ही खतरे में पहुंच चुकी है। क्यों? क्योंकि हर कोई क्या कर रहा है? अपने यहाँ पर हथियारों की होड़ कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है वो अपनी मिलिट्री में खर्च कर रहा है। अब क्यों कर रहा है? आप खुद ही देख लीजिए कि रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है, कई दिनों से चल रहा है, सालों बीत चुके हैं उसको। ठीक है, और अभी इज़राइल और हमास का चला था, अब फिर से इज़राइल और ईरान का चल रहा है ना। और USA को आप देख लीजिए कि USA हो गया, चाइना हो गया, है ना, USA है, चाइना है, इनकी बहस तो वैसे ही होती रहती है। और चाइना की बहस अपने सारे पड़ोसियों से होती रहती है, उसमें हमारा भारत भी है। तो हमारा भारत भी नंबर 4th पोजीशन पर आ चुका है। तो आप समझ चुके होंगे कि ये वाली जो खबर थी, उससे जो न्यूज़ बनता है, उससे जो MCQ बनते हैं, वो कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुझे लगता है कि मैंने अब ज़्यादातर जो पॉइंट है वो आपसे डिस्कस कर लिए हैं इस वाली न्यूज़ को लेकर के। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो, पहले हम अपने चैनल को देख लेते हैं यहाँ पर कि हमारा जो चैनल है वहाँ पर हम लोग GS के MCQs और पॉलिटी के MCQs लेकर आते हैं। GS में हम लोग 8 MCQs लाते हैं, वो जो मैं आपको भी करवा रही हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है, ऐसे ही पॉलिटी मतलब राज व्यवस्था से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और बच्चे इस चीज़ को ना
इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा समझने में थोड़ी सी वैसी होती है, थोड़ा हार्ड सी मानते हैं इस चीज़ को, पॉलिटी को समझने में। तो देखिए, अगर आप हम जो लोग हैं ना, वो यहाँ पर हम लोग समझाने पर ज़्यादा ज़ोर देते हैं, ना कि रटवाने पर। तो अगर आप 10-10 क्वेश्चन वाली सीरीज़ भी अगर आप कर लोगे ना, तो आपके फंडामेंटल्स जो है वो बहुत ज़्यादा पक्के हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारी एनसीईआरटी की भी सीरीज़ चल रही है। एक एनसीईआरटी हमारी एमसीक्यूज़ करवाए जाते हैं और दूसरी है यहाँ पर आपको डिटेल्ड एनालिसिस करवा जाता है चैप्टर वाइज। हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ाया जाता है, फिर उन चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ कराए जाते हैं। अब देखो, ज़्यादातर जो कोचिंग्स होती हैं ना, उनमें एनसीईआरटी के डिटेल्ड एनालिसिस और एमसीक्यूज़ के लिए फ़ीस ली जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पर ये फ्री है। ठीक है, और हमारा पूरा जो कोर्स है, मतलब ये जो हमारी जितनी भी वीडियोज़ आ रही हैं, ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए है। दोनों के बच्चों के इससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा और दोनों फ़ायदा उठा सकते हैं। अब एक हमारी वीडियोज़ जो है वो हम निकालते हैं, अपनी ट्रिक्स की वीडियोज़ निकालते हैं। इसमें भी हम 5 एमसीक्यूज़ करवाते हैं। बहुत ही अनोखा तरीका है, फ़न में हम लोग करवा देते हैं इसमें। और ये वही एमसीक्यूज़ हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। फिर है हमारा करंट अफेयर मंथली वैसे कि आपके न्यूज़ होते हैं, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लायक हैं। 1 लाइनर से करवाते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी एकदम बिल्कुल बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्क्रिप्शन हो जाएगा ना, 1 लाइनर में है। बहुत अच्छी न्यूज़ है जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। फिर एक है हमारी मेंस टॉपिक्स, जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लोग टॉपिक्स लेकर आते हैं कि जो कि इम्पॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, जिससे कि एग्ज़ाम में जब वो जाएँ तो उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। और एक है हमारे चैनल की कम्युनिटी पे हम लोग क्वेश्चन रेगुलरली डालते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। क्यों है प्रैक्टिस के लिए? क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके एग्ज़ाम में बहुत कम क्वेश्चन गलत होंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल में ज़रूर जाइए, विज़िट कीजिए। और ये पूरा की पूरा जो हमारी पूरा चैनल है, पूरी जो वीडियोस हैं, वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए है। दोनों को कहीं भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल में जाइए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलो, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब है यूके साइंस अ डील ऑन असाइलम सीकर विद विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्रीज़। ब्रिटेन ने कुछ शरण चाहने वालों को वापस भेजने के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब देखो, ये भी एक न्यूज़ थी, ये भी एक न्यूज़ है कि जो ब्रिटेन है, यूके है, उसने किस देश के साथ हस्ताक्षर करे हैं, डील करी है कि वो उसके यहाँ पर जो इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं उनको वो सेटलमेंट कर सके। तो यूके ने किसके साथ करा है? वो करा है रवांडा के साथ। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो गया रवांडा। अब रवांडा क्या है? रवांडा एक अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, अफ्रीकन कंट्री है। इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। अगर हमने ऐसे बनाएंगे यहाँ पर, तो देखिए, हाँ, इधर की तरफ पड़ता है रवांडा। ठीक है, यहाँ पे पड़ता है रवांडा। इसकी जो कैपिटल है वो है किगाली। ठीक है, क्या है कैपिटल, क्या है इसकी? किगाली है। अब देखो, यूके में ना यूके में एक प्रॉब्लम चल रही थी कि इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके, ठीक है, यहाँ पर ये इंग्लिश चैनल पड़ता है, वहाँ पे क्रॉस करके कई लोग इलीगल माइग्रेशन जो है यूके में हो रहा था। तो अब यूके ने इसका एक सॉल्यूशन क्या निकाला कि उसने रवांडा के साथ डील साइन करी कि अब यहाँ पर जितने भी जो इलीगल माइग्रेंट हैं वो रवांडा जो है वो अब उसका सेटलमेंट करेगा। और इस चीज़ के लिए ब्रिटेन ने क्या करा है? ब्रिटेन ने रवांडा को बहुत सारे पैसे भी दिए हैं। ठीक है, तकरीबन 140 मिलियन पौंड के तकरीबन उसको पैसे दिए हैं कि ये सेटलमेंट करेगा। ठीक है ना, उनके लिए हाउस वगैरह प्रोवाइड करवाएगा और रवांडा ही ये डिसाइड करेगा कि कौन से जो शरणार्थी हैं वो लीगल हैं, ठीक है ना, और जो नहीं है उनको वो अपने देश में वापस भेज देगा जिस देश से वो आए होंगे। ठीक है ना, आए थे। तो ये सब इनकी डील हुई है। तो ये डील, अब देखो, पहली बार डील नहीं है, ये यूके ने अपने यहाँ से इलीगल माइग्रेंट्स को छुटकारा पाने के लिए ऐसे डील करी है। ठीक है, छुटकारा पाने के लिए ये डील करी है। और पहले भी ऐसी डील करनी चाहिए थी यूके ने। किससे करनी चाहिए थी? वो करनी चाहिए थी तंजानिया से, लेकिन वो सफल नहीं रही थी। ठीक है, लेकिन इस बार की जो है वो सफल होती दिख रही है। तो ये खबर थी, इम्पॉर्टेंट थी, तो हमने वो डिस्कस कर ली है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ताइवान वाज फॉर्म्ड एट द कन्वर्जेंस बाउंड्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्स इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। ताइवान का निर्माण पश्चिमी प्रशांत महासागर में निम्नलिखित में से किस
किस प्लेट की अभिसरण सीमा पर हुआ था? फिलीपींस और कोकोआ प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इंडियन प्लेट, फिलीपींस और यूरेशियन प्लेट, या फिलीपींस और पैसिफिक प्लेट? तो इसका जो सही आंसर है वो है फिलीपींस और यूरेशियन प्लेट। ठीक है, अब देखो ये भी एक खबर थी, ये इंपॉर्टेंट खबर है। वो क्या थी? देखो 3 अप्रैल को, ठीक है ना, अभी थोड़े दिनों पहले की ही बात है कि 3 अप्रैल को ताइवान में भूकंप आया था बहुत तगड़ा। ठीक है, और उसके जो उस समय क्या हुआ था कि यहाँ पर 80 भूकंप के झटके आए थे, 80 अर्थक्वेक के झटके आए थे। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है कि जहाँ पर बहुत सारा भूकंप आ रहा है, झटके से पे झटके लगातार आए जा रहे हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त का माहौल बन गया था वहाँ पर। ठीक है, और एक फ़ोटो भी आपको पता होगा कि यहाँ पर एक बिल्डिंग थी, ठीक है ना, होटल की बिल्डिंग थी, तो वो ऐसे झुक सी गई थी, पहले सीधी खड़ी हुई थी, लेकिन इस झटके के बाद क्या हुआ कि वो झुक गई है। तो ये फ़ोटो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, आपको पता ही होगा। ठीक है ना, तो इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को लिया है। ठीक है, और यहाँ पर जो भूकंप आया था ना वो 7.2 मैग्नीट्यूड का आया था। इसमें कई सारे लोगों की जान भी गई थी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये आता है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी प्लेट्स जो हैं वो यहाँ पर हिली थी। तो एक थी आपकी यूरेशियन प्लेट, ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो एक थी आपकी यहाँ पर है फिलिपिन प्लेट, वो किसकी तरफ खिसकी थी? वो खिसकी थी यूरेशियन प्लेट की तरफ। ठीक, तो ये हमारी इम्पोर्टेंट प्लेट्स हो गई हैं। तो ये ताइवान में इन प्लेटों के हिलने से जो है वो भूकंप आया था। ठीक है, आपको पता होगा कि भूकंप, वोल्केनो, ये सब जो है वो क्यों आते हैं? क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है ना, स्थल मंडलीय जो प्लेट है वो बहुत सारी प्लेटों से मिलकर बनी है। उन्हीं के अंदर कन्वर्जेंस होता है। कन्वर्जेंस मतलब कि जब 2 प्लेट एक दूसरे के पास आती हैं उसको कन्वर्जेंस बोलते हैं। ठीक है ना, तब अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, या फिर अगर यही प्लेट एक दूसरे से दूरी पर जाती हैं तो भी अर्थक्वेक वगैरह आते हैं। तो ये रीज़न होता है कि प्लेट्स के हिलने का। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रीजन ऑफ द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर परसेंटेज ऑफ वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स अगर रेस्पेक्टिवली। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में ज्वालामुखी और भूकंप का प्रतिशत क्या है, क्रमशः क्या है? अब देखो ये क्वेश्चन भी हमने इसी वाले क्वेश्चन से ही बनाया है कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में पूछा गया है कि वहाँ पर वोल्केनोज में, तो मतलब कि ज्वालामुखी और भूकंप यानी अर्थक्वेक, इनका प्रतिशत पूछा गया है। आपको पता होगा कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वो वाली हमारी पूरी की पूरी एक पट्टी सी आती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वोल्केनोज और अर्थक्वेक आते रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे परसेंटेज पूछी है, तो 90 से 75 है, या 75-90 है, ठीक है, या फिर 90, 95 और 80 है, या फिर 80 और 95 है। तो अब देखो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो आएगा हमारा, तो आंसर है इसका ये 75 और 90। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वोल्केनो जो है वो 75 है और अर्थक्वेक कितने हैं? 90। अब अर्थक्वेक ज़्यादा आएंगे तब उनमें से कुछ वोल्केनो फूटेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है ना, अर्थक्वेक ज़्यादा ही होंगे, जब ज़्यादा ज़मीन हिलेगी उनमें से कुछ ही परसेंटेज वो होगी जो कि वोल्केनो फूटेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अर्थक्वेक जो है वो हमें 75 लगाने हैं, और सॉरी अर्थक्वेक जो है वो हमें 90 लगाने हैं और वोल्केनो 75। तो अगर इनमें कन्फ्यूज़न आपको हो तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हो। अब देखो, अब इसको हम लोग ना इसमें देख लेते हैं, डायग्राम वगैरह में देख लेते हैं। तो इसका डायग्राम अगर हम, चलो देखो ये हमारा मैप है। अब यहाँ पर ये जो है ये है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका। इधर वाला क्या आ गया? ये आ गया साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो है हमारा एशिया। एशिया यानी इधर की तरफ है चाइना और यहाँ है रशिया। ठीक है, और ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया। और ये जो बीच का जो रीजन आया ये आया पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर। ठीक है, ये रीजन क्या है? प्रशांत महासागर। अब इस प्रशांत महासागर के चारों तरफ ये एक मोटी सी पट्टी है यहाँ पर। ठीक है, इसको बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। क्या बोलते हैं? रिंग ऑफ फायर। ये रिंग ऑफ फायर क्यों बोलते हैं?
फायर का मतलब है आग। ये ऐसी रिंग है जहाँ पर पूरे में देखो यहाँ से डॉट 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 करते 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 यहाँ पर बहुत सारे ज्वालामुखियों की पट्टी है। तो बहुत सारे ज्वालामुखी यहाँ पर फटते हैं, ठीक है। क्या फटते हैं यहाँ पर? बहुत सारे ज्वालामुखी। देखो ये यहाँ पर, ये इसको थोड़ा इस कलर से कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो पूरा रीजन है, यहाँ पर पूरी एक ऐसी पट्टी है जहाँ पर ज्वालामुखी फटते रहते हैं। अब ज्वालामुखी फटते हैं तो वहाँ से क्या निकलती है? आग निकलती है। तो इसीलिए हमने इस वाली पट्टी को क्या बोला? हमने इस पट्टी को बोला पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक इसलिए बोला क्योंकि ये पैसिफिक रीजन के चारों तरफ है। नॉर्थ अमेरिका का ये वाला कोस्टल एरिया हो गया, ठीक है, उत्तरी अमेरिका का, फिर साउथ अमेरिका का ये वाला कोस्टल एरिया हो गया, ठीक है ना। यह है प्रशांत महासागर के चारों तरफ का एरिया बता रही हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। फिर यहाँ पर ये एशिया का ये वाला एरिया हो गया, फिर यहाँ पर इंडोनेशिया भी आता है, ठीक, ये इंडोनेशिया का पूरा आ गया। फिर ये ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पर पैसिफिक वाला आ गया, ठीक है। अब इसकी पूरी लेंथ अगर देखें ना तो ये 40,000 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। कितनी है? 40,000 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। और अभी जो हमने क्वेश्चन में बताया उसमें क्या बताया कि 75% इसमें वोल्केनो फूटते हैं, ठीक है, और 90% इसमें है भूकंप आते हैं, यानी कि अर्थक्वेक आते हैं। और वोल्केनो मतलब कि ज्वालामुखी यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखो आपको पूरा डायग्राम मैप से पता चल गया कि फिलीपींस भी है, जापान भी है कि नहीं है, एलुशियन आइलैंड आ रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और ये सब किसके चारों तरफ है? ये है पैसिफिक के पूरा जो तटीय क्षेत्र है ये वाला। तो आशा करती हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पनहला फोर्ट। ये देखो यहाँ पर ये है पनहला फोर्ट है सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं। ये देखो पनहला किला भारत के किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन है। तो ये राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है या फिर गोवा में है? चलो तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र में है, ठीक है। अब ये न्यूज़ में क्यों था? अब देखो कुछ दिनों पहले क्या हुआ था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, ठीक है, किसने? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। तो देखो एएसआई ने क्या करा है कि एएसआई ने इसी किले के अंदर पनहला फोर्ट के अंदर जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है, वहाँ पर क्या बनाया था? उसने सेलिब्रेट करा विश्व विरासत दिवस। क्या सेलिब्रेट करा? विश्व विरासत दिवस को इसी किले के अंदर एएसआई ने सेलिब्रेट करा। तो अब देखो विश्व विरासत दिवस को जिस किले में सेलिब्रेट करा तो वो किला जो है वो तो न्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया नहीं हो गया? अब देखो यही किला जो था वो 2 जनवरी 1954 को, ठीक है, इसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक भी घोषित करा गया कि ऐसा स्मारक है जिसका कि क्या है? राष्ट्रीय महत्व है, ठीक है। और अभी जनवरी में जो जनवरी का जो मंथ गया है ना अभी इस साल का 2024-25 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की जो लिस्ट होती है उसके अंदर इस वाले किले को नॉमिनेट भी करा गया है। तो हमें पता होना चाहिए कि ये पनहला किला जो है वो किस स्टेट में है कि नहीं है। अब देखो पनहला फोर्ट है और ज़्यादातर फोर्ट जो होते हैं वो राजस्थान में होते हैं, तो बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लिया कि इसका आंसर महाराष्ट्र आएगा। क्या आएगा? महाराष्ट्र। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है थीम ऑफ अर्थ डे। ये है थीम ऑफ अर्थ डे 2024 की थीम यहाँ पर पूछी गई है। विश्व पृथ्वी दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इसका विषय प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक है, यानी ग्रह बनाम प्लास्टिक है, या फिर इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट है, हमारे ग्रह में निवेश करें। तीसरा ऑप्शन है रिस्टोर अवर अर्थ, हमारी धरती को बहाल करो, या फिर है क्लाइमेट एक्शन। कौन सा हो सकता है? देखो सारे ही विषय जो हैं वो हमें काफ़ी अच्छे लग रहे हैं क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो इन सभी विषयों से जो है सब्जेक्ट से वो गुजर रही है। तो यहाँ पर हमारी गलती यहाँ पर हो सकती है, लेकिन इसका जो आंसर है वो सही आंसर है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, यानी ग्रह बनाम प्लास्टिक। अब देखो यहाँ पर हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है ना, उस पर प्लास्टिक का जो पोल्यूशन है उसका खतरा बहुत ज़्यादा मंडरा रहा है, इसीलिए प्लास्टिक वाला सब्जेक्ट यहाँ पर लिया गया है। अब हर साल क्या होता है कि 22 अप्रैल को हर साल 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड
अर्थ डे मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमने अपनी पृथ्वी पे इतना पोल्यूशन कर दिया है, उसकी इतनी आफत कर दी है कि उसका एग्जिस्टेंस जो है ना, उसका ज़िंदा रह पाना, उसकी एग्जिस्टेंस भी हमने खतरे में डाल दी है। तो इसीलिए समझदार लोगों ने क्या बनाया, एक दिन को चुना कि देखो भाई पृथ्वी के बारे में सोच लो, क्योंकि पृथ्वी नहीं होगी तो हम भी नहीं होंगे। तो वो जो दिन जो चुना वो था 22 अप्रैल का दिन। तो ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी पृथ्वी को सेव करना है कि नहीं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि पृथ्वी को सेव करना है, पृथ्वी सेव होएगी तो ही हम ही जिंदा रह पाएंगे। एक तरह से यहाँ पे हमारा खुद का स्वार्थ है, ठीक है ना। तो ये डे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसका जो सब्जेक्ट है वो है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, ठीक है। अब इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए पूरी दुनिया में अलग अलग प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं और एक्टिविटीज़ यहाँ पर करी जाती हैं, ठीक है। अब प्लास्टिक की अगर बात करें तो प्लास्टिक पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा हो गया। आपको खुद ही पता होगा कितना ज़्यादा प्लास्टिक पोल्यूशन हो गया है। बड़े बड़े ढेर हैं, जहाँ जाओ गली मोहल्ले पार्क्स कहीं भी आप जाओ प्लास्टिक हमेशा आपको पड़ा हुआ ही मिलेगा। प्लास्टिक पोल्यूशन हमारे खाने तक में आ रहा है, हमारे भोजन में आ रहा है कि नहीं, हमारी फसलों में घुस रहा है, वो हमारे पानी में है, हर जगह प्लास्टिक पोल्यूशन है, ठीक है। तो इस विषय को उठाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। तो इसीलिए इस साल का जो विषय है वो क्या रखा है, वो प्लास्टिक पोल्यूशन रखा है। अब कुछ कदम है जो कि हमें उठाने चाहिए, जैसे कि क्या होता है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक, है ना। सिंगल यूज़ प्लास्टिक की वजह से ये चीज़ बहुत ज़्यादा खतरे में आ गई है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या होता है, जैसे कि यूज़ एंड थ्रो वाले पेन होते हैं जिनके के अंदर हम सिक्का नहीं डाल पाते, है कि नहीं, उनके अंदर सिक्का जो है वो फिक्स होता है, ठीक है। और जब भी हम कोई जूस वगैरह पीने जाते हैं, है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, प्लास्टिक का ही ग्लास होता है और प्लास्टिक का ही उसके अंदर स्ट्रॉ भी होता है। तो वो हम क्या करते हैं, वो जूस पी के क्या करते हैं, दोनों चीज़ें फेंक देते हैं, ठीक है। जब भी हमने कुछ भी खाया, फल चाट खाई, कुछ भी खाया, टिक्की वगैरह कुछ भी खाई, तो उसमें क्या होता है, प्लास्टिक की ही प्लेट होती है और प्लास्टिक की चम्मच होती है। इसी तरह से मैगी ये सब हमने खाया, चाउमीन वगैरह खाई, तो उसमें कांटे वगैरह मिलते हैं, प्लास्टिक के ही होते हैं। तो वो भी हम खा के क्या करते हैं, उसी रेडी वाले के उसके अंदर डस्टबिन के अंदर फेंक देते हैं, ठीक है ना। अब तो फिर भी रेडी वाले के अंदर फेंकते हैं, पहले सड़क फेंक दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अब हमें नहीं फेंकनी है, इनका हमें ध्यान रखना है। चलो अब थोड़ी ज़्यादा सफाई होगी कि रेडी वाले जो हैं वो अपने डस्टबिन रखते हैं, तो वहाँ पर लोग वहाँ पर फेंकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हमें यूज़ नहीं करना है। इसी की अवेयरनेस है कि हमें अपनी अर्थ को बचाना है, तो ये डे मनाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पंचायती राज से। अब देखो पंचायती राज, पंचायत गॉड इंस्टीट्यूशनल स्टेटस बाय कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। पंचायत को संवैधानिक दर्जा निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मिला? तो इसका सही आंसर क्या होगा, 42वां संशोधन था या फिर 73वां या 74वां या फिर 86वां। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, 73वां आएगा, ठीक है। तो देखो अभी 24 अप्रैल गई है ना। तो 24 अप्रैल को हर साल क्या मनाया जाता है, मनाया जाता है पंचायती राज डे मनाया जाता है, ठीक है। क्या मनाया जाता है, पंचायती राज डे, यानी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब देखो अगला पॉइंट है इसका कि 2010 में ये पहली बार मनाया गया था, ठीक है। कब मनाया गया, 2010 में मनाया गया। अब इसको एक नया पार्ट दिया गया, इसको ऐड करा गया, वो था हमारा पार्ट 9, ठीक है। क्या था, पार्ट 9, यानी कि भाग 9 में इसको ऐड करा गया। और 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 73rd अमेंडमेंट एक्ट मतलब कि 73वां संशोधन अधिनियम पारित करके इसको जोड़ा गया। अब इसके जो आर्टिकल्स हैं, इसके जो आर्टिकल्स मतलब अनुच्छेद हैं, वो हैं 243 से लेकर के 243 ओ तक। ये सारे जो आर्टिकल्स हैं वो किससे रिलेटेड हैं, पंचायत से रिलेटेड हैं, ठीक है। इसके अंदर शेड्यूल 11 आता है, 11वां शेड्यूल आता है। कौन सी अनुसूची आती है, 11वीं शेड्यूल आती है। और इसके अंदर 29 सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है ना। कितने आते हैं, 29 विषय। सब्जेक्ट का मतलब है कि 29 यहाँ पर विषय आते हैं, ठीक है। तो ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। अब है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है माउंट एरेबस। माउंट एरेबस सिचुएटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग सी।
माउंट एरेबस निम्नलिखित में से किस समुद्र के पास स्थित है? ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो। ठीक है, पहला ऑप्शन है इसका रोज सी, वेडल सी, अमंडसन सी या फिर नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है इसका रोज सी। अब देखो, ठीक है, अब इसका सही आंसर है रोज सी। अब देखो इसकी न्यूज़ क्या थी, इसकी न्यूज़ बहुत ज़्यादा एक अनोखी न्यूज़ आई है। वो क्या न्यूज़ आई है? देखो आपको पता होगा कि हमारी जो पृथ्वी है वो ऊपर की तरफ हमारा पड़ता है आर्कटिक, ठीक है ना, आर्कटिक है, और नीचे क्या पड़ता है? अंटार्कटिक। ठीक है, अंटार्कटिक सर्कल पड़ता है, मतलब अंटार्कटिक महाद्वीप पड़ता है। ठीक है, अब इसी अंटार्कटिक महाद्वीप में क्या है? माउंट इरेबस पड़ता है। अब माउंट इरेबस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक ज्वालामुखी है माउंट इरेबस नाम का। अब वहाँ से आपको पता है क्या निकल रहा है? आप सोच भी नहीं सकते हो क्या निकल रहा है। वहाँ से सोना निकल रहा है, सोने की बारिश हो गई है, सोने की बारिश हो रही है, रेगुलरली हो रही है। ठीक है, किसकी बारिश हो रही है? देखो वैसे जो है वो ज्वालामुखी में से क्या क्या निकलता है? आपकी ऐश निकलती है, यानी धूल के कण निकलते हैं, ठीक है ना, वाटर के वेपर्स निकलते हैं, जल वाष्प निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है, डस्ट निकलती है। अब यहाँ पर जो डस्ट वगैरह निकल रही है ना, जो राख निकल रही है, राख जो निकल रही है उसके अंदर आपको पता है क्या निकल रहा है? वहाँ पे सोने के जो क्रिस्टल्स हैं ना, उसके कण निकल रहे हैं और दूर दूर जाकर गिर रहे हैं वो कण। ठीक है, मतलब कि गोल्ड सोना जिसकी ज्वेलरी वगैरह बनती है, ठीक है ना, ये चीज़ के निकल रहे हैं और वो रेगुलर बेसिस पर निकल रहे हैं। ठीक है, रेगुलर बेसिस पर निकल रहे हैं इस वाले माउंट इरेबस में से। लेकिन वो है कहाँ पर? वो है अंटार्कटिक सर्कल में है। ठीक है, तो ये देखो कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी कि हम में से बहुत ही कम लोगों को पता होगी ये। तो यहाँ से क्या निकल रहा है? सोना निकल रहा है, और कितना निकल रहा है कि 5 लाख रुपए तक का डेली सोना यहाँ से निकल रहा है। और अगर उसे डॉलर में देखें तो 6000 तकरीबन रुपए का, 6000 डॉलर का हम यहाँ पर सोना निकल रहा है। तो ठीक है, ये न्यूज़ क्या है कि यहाँ से जो धूल के विशाल बादल निकल रहे हैं उनमें से गोल्ड निकल रहा है। तो ये थे हमारे 8 क्वेश्चन। आशा करती हूँ आपको अच्छे समझ में भी आए होंगे और हमारे साथ ही साथ हमारा करंट अफेयर भी यहाँ पर कवर हो गया है। तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। उन बच्चों को ज़रूर बताएं जिन्हें ऐसी वीडियोस चाहिए, जिन्हें एमसीक्यूज़ में इंटरेस्ट है, जो कि एमसीक्यूज़ रेगुलरली अटैम्प्ट करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं। और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।